हेलो एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो उसी में हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, जो कि इससे पहले हम कई सारे पार्ट कर चुके हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं इसके, और ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोग आईपीएस ऐसे जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। और बेयर एक्ट लेकर बैठना और नोट करते रहना कि आपने 25 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is। धारा 37 के अनुसार अनुबंध के पक्षकारों को अपने अपने वचन पूरे करने होंगे जब तक कि ऐसा निष्पादन न हो। dispensed with or excused under this any or any other law या फिर witnessed by 3 people या performed on a public holiday या फिर written in capital letters। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। इसका आंसर है डिस्पेंस्ड विद एक्सक्यूज अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ प्रोमिसर हैज नॉट मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड द प्रोमिसर। धारा 38 के अनुसार जब वचनदाता निष्पादन का प्रस्ताव दे और वह स्वीकार न हो तो वचनदाता की स्थिति क्या है। रिक्वायर्ड टू पे डबल कंपनसेशन या फिर barred फ्रॉम एवर सुइंग या फिर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस और डज ही hereby lose his rights under the contract या फिर ऑटोमेटिकली इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखिए इसका आंसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि जब उसने ऑफर दिया तो सामने वाले ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर वो क्यों फिर रहेगा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। Section 39 of the Act provides that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct is। धारा 39 के अनुसार जब पक्ष अपने वचन को पूर्णतः निष्पादित करने से इनकार कर दे तो वचन ग्रहता कब अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता। Intention to sue for damages only या फिर willingness to renegotiate price या immediate objection in writing only या फिर acquisition in its continuance। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए और नोट्स ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड ज्वाइन कर लो। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर। एक्विजिशन इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties that a promise should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by। धारा 40 के अनुसार यदि मामले की प्रकृति से यह प्रकट हो कि पक्षकारों का आशय वचनदाता द्वारा स्वयं निष्पादन का था तो वचन किसके द्वारा निष्पादित किए जाना चाहिए। कोर्ट के द्वारा, एनी रैंडम थर्ड पर्सन या फिर प्रोमिसर या फिर गवर्नमेंट ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है द प्रोमिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट provides that when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears from the contract, all such persons must during their joint lives and after the death of any of them, his representatives must jointly with the survivor and after the death of the last survivor, the relatives of all must। धारा 42 के अनुसार संयुक्त वचनदाताओं की सामूहिक बाध्यता का क्या नियम है। फुलफिल द प्रॉमिस इंडिविजुअली एंड सेपरेटली विद नो कनेक्शन या फिर फुलफिल द प्रॉमिस ज्वाइंटली या नेवर बी बाउंड एट ऑल या फिर बी इंटायरली डिस्चार्ज अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन ज्वाइंट प्रॉमिसर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो आंसर सोचिए क्या आप लोगों ने। चलो देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो ये होगा फुलफिल द प्रॉमिस ज्वाइंटली। आपने क्या लगाया था बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, द promisee may in the absence of express agreement to the contrary compel।
धारा 43 के अनुसार संयुक्त वचन के मामले में वचनग्रहता किसे निष्पादन हेतु बाध्य कर सकता है? नन ऑफ देम, या फिर ओनली द वेल्दीएस्ट वन अमंग देम, या फिर एनी वन और मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिजर्स टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस, या ओनली ऑल ऑफ देम नेवर इंडिविजुअली। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। इसका आंसर है एनी वन और मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट where a promise is to be performed without application by the promisee and no time is specified for its performance, the engagement must be performed within। धारा 46 के अनुसार यदि निष्पादन हेतु कोई समय निर्देश न हो तो वचन का निष्पादन किस अवधि में होना चाहिए? एग्जैक्टली 24 आवर्स, या फिर नेवर इट रिमेन्स ओपन इंडेफिनेटली, या अ रीजनेबल टाइम, या फिर एग्जैक्टली 1 कैलेंडर ईयर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा अ रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग at or before a specified time and fails to do so, and time was intended by the parties to be of the essence of the contract becomes। धारा 55 के अनुसार यदि जब समय अनुबंध का सार्थक हो और निश्चित समय पर कार्रवाई नहीं की जाए तो अनुबंध क्या होता है? फेवरेट है जुडिशरी वालों का, आईबीपीएस वालों का, तो इसको मिस मत करना, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑटोमेटिकली एंड परमानेंटली वैलिड होगा ये, या भले ही डिले हो गया हो, या फिर वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होगा, या फिर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस, या फिर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट the doctrine of frustration provides that a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes। धारा 55 कुंठा का सिद्धांत के अनुसार अनुबंध बनने के बाद जो कार्य असंभव या किसी घटना के कारण अवैध हो जाए वह अनुबंध क्या होता है? तो फुली इन्फोर्सेबल होगा, या फिर void when the act becomes impossible, या फिर अनलॉफुल, या voidable at the option of गवर्नमेंट, या फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं इसका आंसर। तो वॉइड हो जाएगा ये जब जो इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इन सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बेंगुल and Company on the scope of the doctrine of frustration under section 56 of the Indian Contract Act, the Supreme Court held that सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम बार बेंगुर एंड कंपनी में धारा 56 के तहत कुंठा के सिद्धांत के दायरे में क्या निर्धारित हुआ? Mere increase in cost of performance always frustrates a contract, या फिर English doctrine of frustration applies directly in India, या फिर फ्रस्ट्रेशन अप्लाई ओनली टू फिजिकली डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी नेवर टू एनी अदर सर्कमस्टेंस, या फिर इम्पॉसिबिलिटी अंडर 56 डज नॉट मीन लिटरल फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी बट इंक्लूड्स अ सिचुएशन वेयर द परफॉर्मेंस हैज बिकम impracticable और यूजलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्पस द पार्टीज हैड इन माइंड। इसका आंसर 5 सेकंड्स में दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा ये, तो एक नंबर तो आपका बन ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर आई होप आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर हमारा डी इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन टेलर वर्सेस कार्डवेल द इंग्लिश केस दैट ओरिजिनेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अ कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अ म्यूजिक हॉल फॉर कंसर्ट वाज discharged when the hall was destroyed by fire before the date becomes। टेलर बनाम कार्डवेल में जहाँ हुआ ये कि जो संगीत का हॉल था उसको हायर किया गया, लेकिन वो संगीत का हॉल ही जल गया, तो क्या होगा?
द हायर प्राइस टू वाज टू हाई, या फिर द हॉल ओनर रिफ्यूज टू आंसर द लेटर्स, या फिर वन पार्टी सिंपली चेंज्ड देयर माइंड, या फिर continued existence of the music hall was essential to perform and its destruction without fault of any other party made performance impossible। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, तो इसका आंसर क्या है ये बताएंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा थोड़ा मीडियम क्वेश्चन है, सिंपल भी नहीं है ना ही ज्यादा टफ है। द सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसाइंड और अल्टर इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, धारा 62 के अनुसार यदि पक्षकार अनुबंध को नए अनुबंध से प्रतिस्थापित करने, रद्द करने या परिवर्तित करने पर सहमत हो तो मूल अनुबंध का क्या होता है। नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, या फिर मस्ट स्टिल बी फुली परफॉर्म्ड इन एडिशन टू न्यू वन, या फिर बिकम्स अ क्रिमिनल मैटर, या फिर इज ऑटोमेटिकली रिपोर्टेड टू द कोर्ट। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट every promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it। यानी धारा 63 के अनुसार वचन ग्रहीता वचन के निष्पादन के बदले क्या स्वीकार कर सकता है। तो कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा, नथिंग, या फिर सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट, या फिर ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड सब्स्टिट्यूट्स, या फिर ओनली कैश पेमेंट। तो क्या करेगा वो बताइए फटाफट से 5 सेकंड्स में। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर है सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेक्शन 64 of the act provides that when a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not perform any promise herein contained in which he is promiser, and the resigning party must restore any benefit received by him to the person from whom it was received if the contract is। धारा 64 के अनुसार शून्यकरण या अनुबंध जो रद्द करने वाले पक्षकार क्या करने के लिए बाध्य है। नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं करेगा, या फिर पे अ क्रिमिनल फाइन टू द गवर्नमेंट, या फिर कीप ऑल बेनिफिट रिसीव्ड विद नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न इट, या फिर रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर इट। कमेंट में इसका आंसर दोगे आप सभी लोग, ठीक है इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू। तो धारा 65 के अनुसार करार शून्य पा जाने या अनुबंध शून्य हो जाने पर लाभ प्राप्त करने वाले को क्या करना होगा। डोनेट इट टू द गवर्नमेंट, या फिर कीप इट परमानेंटली विद नो कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, या फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इमीडिएटली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो देखें इसका आंसर हमारा रिस्टोर करना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ठीक है। और ये भी नोट करते ना कि 25 में से आपके कितने सही होने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके, कमेंट में बताना भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 67 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट if a promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused for। धारा 67 के अनुसार यदि वचन ग्रहीता वचनदाता को निष्पादन हेतु युक्त युक्त सुविधाएं देने में उपेक्षा या इनकार करे तो वचनदाता किस बात से मुक्त हो जाता है। ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ही में एंटर इनटू, या फिर पेइंग एनी टैक्स ड्यू, या फिर एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट देयर बाय, या फिर नथिंग ही मस्ट स्टिल परफॉर्म रिगार्डलेस। आंसर 5 सेकंड्स में दीजिए। ओके, सोच लिया आंसर। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट देयर बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेक्शन 673 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract
compensation for any loss or damage caused to him thereby breach। धारा 73 के अनुसार अनुबंध भंग होने पर पीड़ित पक्षकार को कैसी क्षति की प्रतिपूर्ति मिलती है। तो नो कॉम्पनसेशन इज एवर अवेलेबल फॉर ब्रीच या फिर नेचुरली अरोज in the usual course of things from such breach or which the parties knew when they made it the contract to be likely to result from the breach of it या फिर only losses proved by foreign court या फिर any remote or indirect loss whatsoever without limit। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा या 5 सेकेंड्स में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोच लिया आंसर। तो इसका आंसर हमारा नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हार्डले वर्सेस वैक्सेंडेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आईबीपीएस हो चाहे कोई जुडिशरी हो, सब में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको मत भूलना। तो हार्डले वर्सेस वैक्सेंडेल, द फाउंडेशनल इंग्लिश केस ऑन रिमोटनेस ऑफ डैमेज which informs section 73, the court laid down that damages recoverable for breach are those which either arise naturally from the breach or which। तो हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल में क्षति की दूरस्थक के मूलभूत सिद्धांत में क्षति की भरपाई हेतु कौन सी शर्त बताई गई। May reasonable be supposed to have been in the contemplation of both parties at the time they made the contract as the probable result of the breach या फिर आर ऑलवेज अनलिमिटेड रिगार्डलेस ऑफ फोर्सिबिलिटी या फिर डिपेंड सोलली ऑन द पर्सनल वेल्थ ऑफ द डिफेंडेंट या कैन नेवर इंक्लूड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। मे रीजनेबली बी सपोज टू हैव बीन in the contemplation of both parties at the time they made the contract as probable result of the breach। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 74 of the act provides that when a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of breach is entitled, whether or not actual damage loss is proved, to receive from the party who has broken the contract। धारा 74 के अनुसार जब अनुबंध में दंड की राशि निर्धारित हो तो पीड़ित पक्षकार को क्या मिलता है। रीजनेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो नेम्ड और पेनल्टी स्टिपुलेटेड, या फिर नथिंग मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, या फिर डबल द अमाउंट नेम्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑटोमेटिकली द एंटायर नेम्ड सम रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लॉस और रीजनेबलनेस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो देखें इसका आंसर। आई होप सबको पता चल गया हो, इतने स्मार्ट बच्चे तो आप लोग। तो रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिलेगा और जो अमाउंट बताया गया है उससे तो कम ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। इन फतेहचंद वर्सेस बालकिशन दास ऑन द करेक्ट अप्रोच टू सेक्शन 74, when a contract stipulates a sum as earnest money penalty upon breach, the Supreme Court held that फतेहचंद बना बालकिशन दास में धारा 74 के तहत बयाना राशि दंड के प्रति सही दृष्टिकोण पर अभिनिर्धारित हुआ। The court must always award the full penalty amount named in the contract या फिर the court has jurisdiction to award reasonable compensation या फिर section 74 applies to government contracts या फिर penalty clauses are always void and unreasonable। 5 seconds में आंसर इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। तो कोर्ट है जिसको जुरिस्डिक्शन है वो अवॉर्ड कर सकते हैं रीजनेबल कॉम्पनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 75 ऑफ दैट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द। धारा 75 के अनुसार अनुबंध को न्यायोचित रूप से रद्द करने वाला व्यक्ति किस कारण हुई क्षति की प्रतिपूर्ति का हकदार है। His own voluntary decision to resign with no fault of the other, या फिर नथिंग rescission bars all further claims, या फिर non fulfillment of the contract by the other party, या फिर a completely unrelated third party dispute। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 56 555
First paragraph, if time is not of the essence and there is a delay in performance, द promisee is entitled to। धारा 55 के प्रथम पैराग्राफ मतलब फर्स्ट क्लॉज के अनुसार यदि समय सार्थक नहीं है और निष्पादन में देरी हो तो वचनग्रहता के पाने का अधिकारी है। कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय द डिले बट ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर द ऑटोमेटिक राइट टू डिक्लेयर द होल कॉन्ट्रैक्ट void, या फिर नथिंग एट ऑल एवर इन एनी केस ऑफ डिले, या फिर द राइट टू प्रेजेंट द डिफॉल्टिंग पार्टी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें कॉम्पनसेशन मिल जाएगा अगर उसको कोई कॉज हुआ है, लॉस कॉज हुआ है तब, ठीक है, बट ये अवॉइड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 56 सेकंड पैराग्राफ, a contract to do an act which was at the time of making the contract impossible and which the promisor knew or with reasonable diligence might have known to be impossible or unlawful but which the promisee did not know requires the promisor to। धारा 56 द्वितीय पैराग्राफ के अनुसार यदि वचनदाता को असंभवता का पहले से ज्ञान था उसे क्या करना होगा। नथिंग, ही इज फुली एक्सक्यूज्ड विद नो कॉन्सिक्वेंस, या फिर मेक्स कॉम्पनसेशन टू द promisee for any loss which the promisee sustains through the non-performance of the promise, या फिर फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑटोमेटिकली, या फिर ओनली अपोलोजाइज वर्बली। सॉरी मांगने से कुछ भी नहीं होता है ना, सॉरी मांगने से कुछ नहीं होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो इसका आंसर हमारा कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा भैया, सॉरी से कोई काम नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु के विनाश के अतिरिक्त धारा 56 के तहत कुंठा का एक अन्य मान्यता प्राप्त आधार क्या है। माइल्ड इनकन्वीनियंस इन अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, या फिर वन पार्टी सिंपली फाइंडिंग अ बेटर डील एल्सवेयर, या अ माइनर ड्रॉप इन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, या फिर चेंज इन लॉ मेकिंग परफॉर्मेंस, अनलॉफुल और डेथ इनकैपेबल कैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल नेचर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, चेंज इन लॉ मेकिंग परफॉर्मेंस अनलॉफुल और डेथ इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अ पर्सनल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि ये 25 में से, और बताना आपको ये 25 में से आपके कितने सही गए हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग सेक्शन 73 एंड 74, द की डिफरेंस इज दैट सेक्शन 73 deals with damages where no sum is fixed in the contract, whereas section 74 deals with cases where the contract is end। तो धारा 73 व 74 की तुलना में मुख्य अंतर क्या है। तो इच completely silent on every aspect of the transaction, या फिर was never signed by either party, या फिर name a specific sum as liquidated damages or penalty for breach, या फिर applies only to government contracts exclusively। 5 seconds में इसका आंसर। ओके, तो आंसर देखते हैं। आंसर है एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए, पेनल्टी फॉर ब्रीच के लिए होगा। और नेक्स्ट हमारी जो है वो स्लाइड ये है, और ये आपने देखी होगी, नहीं देखी तो पढ़ लो एक बार। ओके, कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो यहाँ पे ले लेना, यहाँ से मिल जाएगी। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।